मोदी सरकार ने पिछले साल आर्टिकल 370 और 35A हटाकर जम्मू और कश्मीर को भारत के साथ जिस तरह से जोड़ा, उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए डोमिसाइल रूल्स में एक बदलाव किया है। अब भारत के किसी भी हिस्से का नागरिक रहने वाला कश्मीर में जाके भी बस सकता है, उसको वहां रहने का हक मिल सकता है। डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हैं प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री और जम्मू और कश्मीर के नेता डॉक्टर जितेंद्र सिंह। स्वागत है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। धन्यवाद अभिषेक। ये जो आपने बदलाव किया है अभी, क्या मैं एक भारत के नागरिक होने के नाते अब जम्मू और कश्मीर में जाके जमीन लेके वहां रह सकता हूं? बिल्कुल अभिषेक, आप वहां जाकर के एक जो निर्धारित समय है, निर्धारित अवधि है, उसके उपरांत वहां की नागरिकता ग्रहण भी कर सकते हैं और वहां के वोटर भी बन सकते हैं, और अगर मन चाहे तो आप वहां पर चुनाव भी लड़ सकते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि एक बहुत बड़ा प्रायश्चित है जो 70 वर्ष पहले एक खिलवाड़ हुआ था, धोखा हुआ था संविधान के साथ, इतिहास के साथ, उसका प्रायश्चित हुआ है। देखिए, चुनाव लड़ने का काम तो हम आपको छोड़ देंगे, पर हमें बताइए और कौन कौन लोग हैं जो वहां बस सकते हैं? जैसे बहुत सारे IAS IPS ऑफिसर होते हैं, काम करते हैं पूरे अपना जीवन वहां पर, उनको रहने का हक नहीं मिलता। और कौन कौन लोग हैं जो वहां रह सकते हैं? बहुत आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, और ये बड़ी संवेदनशील बात है, और ये न केवल एक गैर इंसाफी की बात थी, बल्कि एक अमानवीय बात भी थी कि जो व्यक्ति 30-35 वर्ष अपनी जीवन के महत्वपूर्ण 30-35 वर्ष प्राइम ऑफ हिज लाइफ वहाँ पर एक ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिशियल के रूप में व्यतीत करे, और उसके बाद सेवानिवृत्त होने के बाद उसे कह दिया जाए कि अपना बोरिया बिस्तरा उठा करके जहाँ चाहे जा कर के बसेरा बैठाओ, हम आपकी जिम्मेवारी नहीं लेंगे। ये कितनी नाइंसाफ़ी थी, जबकि भारत के बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर तो ये प्रावधान है कि ऑल इंडिया सर्विसेज, विशेषकर IAS ऑफिसर्स को ज़मीन दे दी जाती है मकान बनाने के लिए। तो मैं, और इसके अतिरिक्त यदि उनके बच्चे जो वहाँ पले बड़े हैं उनके लिए बिल्कुल ठीक, सही कहा आपने। यदि किसी सरकारी अधिकारी का बच्चा वहीं पर पैदा होता है, वहीं पर परवान चढ़ता है, वहीं पलता है, वहीं स्कूलिंग करता है, और 10वीं 12वीं कक्षा के उपरांत जब समय आता है कि हायर एजुकेशन की इंस्टीट्यूशन में उसको दाखिला लेना है, तो उसको उससे वंचित कर दिया जाता था। अगर वहाँ पर कोई नौकरी निकलती है तो उससे वो डिप्राइव कर दिया जाता था। तो ये जिस प्रकार का एक खला एक देश भर में जो माहौल था, उससे अलग रख करके मैं समझता हूँ ना केवल एक भेदभाव उस प्रकार का हो रहा था कि मानसिकता में भी एक बहुत बड़ा खला आ गया था, एक साइकोलॉजिकल बैरियर, सेपरेटिज्म। मुझे सबसे टची सब्जेक्ट बताइए, कश्मीरी पंडितों का क्या, उनके लिए क्या बदलाव हुआ इससे? वो वापस जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। हमारे पास इतने सारे वीडियो आ रहे हैं, या ना केवल यहाँ पर रहने वाले कश्मीरी पंडित जो जाकर के विदेश बस गए थे वो भी वापस लौट सकते हैं। मेरे पास ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से निरंतर संदेश आ रहे हैं, और 1990, 80, 90 में जिस प्रकार उनको रातों रात अपना चूल्हा रसोई छोड़ करके भागना पड़ा वहाँ से, और भगाया उन लोगों ने जो कश्मीर के कॉम्पोजिट कल्चर की दुहाई देते हैं, ये भूल जाते हैं कि कॉम्पोजिट कल्चर नामुकम्मल है कश्मीरी पंडित के बगैर। बिल्कुल। मैं एक और आपसे बात जानना चाहता हूं, ये जो आपने निर्णय लिए हैं, इसको कुछ लोग वहां पे ऐसी डिबेट दिखा रहे हैं कि डेमोग्राफिक वहां के चेंज हो जाएंगे और उसके कारण पाकिस्तान भी उसमें कूद रहा है। तो ये बात डेमोग्राफिक चेंज की है या नेशनल इंटीग्रेशन की है कि पूरा भारत जो है और कश्मीर जो है सब एक है, ये निकल के आता है, या डेमोग्राफिक चेंज की बात है? अभिषेक, ये नेशनल इंटीग्रेशन की तो बात है ही है, लेकिन आपने एक दुखती रग पकड़ ली है। ये वास्तव में कह कुछ रहे हैं लेकिन मन में कुछ और है, जो मन में है वो कह नहीं पा रहे। हुआ क्या है कि इन्होंने वोट बैंक को उसको सीमित करके रखा था। अब अभिषेक जाकर के अगर जम्मू कश्मीर में नागरिक बन जाते हैं और वोटर बन जाते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि इन 2-3 परिवारों में ही वोट डालेंगे। हालत तो ये थी, आलम तो ये था कि जो 70 वर्ष से वहाँ रह रहे थे पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थी, उनको भी वोट अधिकार से वंचित किया गया था, ताकि एक लिमिटेड वोट बैंक के द्वारा ये पीढ़ी दर पीढ़ी, पुश्त दर पुश्त अपनी वहां प्रभु सत्ता बनाए रखे। खतरी असला इनको वास्तव में वो है, डेमोग्राफी का सिर्फ एक बहाना है। एक और सवाल लूंगा, ये डेमोग्राफी और की बात नहीं है, ये नेशनल इंटीग्रेशन की बात है, मैं समझ गया, दर्शक भी समझ जाएंगे। एक और मैं सवाल लूंगा, बहुत महत्वपूर्ण है। जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस है, OIC, उन्होंने पाकिस्तान के दबाव में एक स्टेटमेंट किया कि ये डेमोग्राफिक चेंज होगा। अरे भाई, हिंदुस्तान में 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं, कश्मीर को आप मुसलमान राज्य की तरह या यूनियन टेरिटरी की तरह नहीं देख सकते, ये मैसेज आप देंगे?
निश्चय इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस प्रकार का वातावरण वहां पर स्थापित कर दिया गया था, उसके चलते क्षेत्रीय भेदभाव होने लगा था। और क्षेत्रीय भेदभाव नहीं, एक समुदाय और दूसरे समुदाय के बीच में, एक वर्ग और दूसरे वर्ग के बीच में। नौबत यहां तक आ गई अभिषेक के बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि सीमा के एक हिस्से में रिजर्वेशन दिया गया, दूसरे हिस्से में नहीं दिया गया। LOC, क्योंकि वो इनका वोट बैंक था, जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है वहां रिजर्वेशन था 3%। लेकिन जो इंटरनेशनल बॉर्डर जो पाकिस्तान के लगता है, जिसमें इत्तेफाक से मेरी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है, उसमें वो रिजर्वेशन नहीं दिया गया। तो ये पूरा का पूरा वोट बैंक पॉलिटिक्स है, ताकि 3 पीढ़ियां तो इन्होंने राज किया। ये सोच रहे थे हम 7 पीढ़ियां करेंगे, लेकिन अब वो 7 पीढ़ियों वाला रघुवंश तो है नहीं इनका। फाइनली डेमोग्राफिक चेंज हो ना हो, कश्मीर का नेशनल इंटीग्रेशन होगा, इस बात की गारंटी आप दे रहे हैं? इस जो बदलाव आए हैं इनसे निश्चय ही होगा। और मैं ये भी कह दूं बड़े दावे के साथ, पूरे विश्वास के साथ, कि जो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, चाहे डेमोग्राफी के नाम पर, चाहे किसी भी बात से, उनकी कोई मजबूरी हो सकती है, स्वार्थ हो सकता है, लेकिन उनके बच्चे मन ही मन हमें दुआएं देंगे। अगर आज नहीं तो आज से 10-20 वर्ष बाद अगली पीढ़ी, इन्हीं विरोधियों के बच्चों की अगली पीढ़ी हमें दुआएं देगी। धन्यवाद डॉक्टर सिंह, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। धन्यवाद अभिषेक।